हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे पार्ट 2 यूनिट 1 और 2 का। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं बचे कुछ 20 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने सारा पार्ट कवर अप कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा। और जितने भी ये आपके खाली 20 क्वेश्चन नहीं है डियर, 20 के साथ आपके 20 बोनस में क्वेश्चन है। जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैंने हर एक ऑप्शन से क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है उसको भी यहाँ पे कवर अप करा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी लेक्चर। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन। इनमें से कौन सा टाइप है शैलो फाउंडेशन का। तो शैलो फाउंडेशन कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी स्प्रेड फाउंडेशन, है ना, SPREAD, स्प्रेड फाउंडेशन होती है। एक होती है आपकी स्ट्रैप फाउंडेशन, STRAP, स्ट्रैप, है ना। स्प्रेड स्ट्रैप कंबाइंड, है ना, जिसमें हम दो अगर आपका लोड लग रहे हो या आसपास आपकी स्प्रेड या स्ट्रैप कम फाउंडेशन बन रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड फाउंडेशन के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मैट फाउंडेशन और इसके बाद राफ्ट फाउंडेशन। तो राफ्ट फाउंडेशन हैवी लोड के लिए रहता है, अर्थक्वेक लोड, हैवी लोड के लिए राफ्ट फाउंडेशन बनाएंगे, हमेशा याद रखना, है ना। या फिर अगर आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहाँ पे भी आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो इनमें से पाइल फाउंडेशन तो है नहीं, वेल फाउंडेशन भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, स्प्रेड फुटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द बिलो इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एज शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में हम अगर जनरली देखा जाए तो अगर हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो हम यूज़ करते हैं स्प्रेड फुटिंग का। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी फाउंडेशन है, स्प्रेड फाउंडेशन है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द प्रेशर इंटेंसिटी बीनीथ द फाउंडेशन डिपेंड अपॉन। जो आपका प्रेशर इंटेंसिटी है, ये जो आपका प्रेशर इंटेंसिटी है फाउंडेशन के, है ना, नीचे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। कि पहला है रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशन, सॉइल टाइप, कंडीशन ऑफ सॉइल। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तीनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन कितनी रिजिड है, अपनी पोजीशन पे वो कितना जमी हुई है, तो रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। सॉइल टाइप के ऊपर, भैया ब्लैक कॉटन सॉइल है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते सेटलमेंट के लिए, है ना। अगर आप यहाँ पे अच्छे से आपने यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं करा तो सेटलमेंट हो सकता है। सॉइलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी रहती है ब्लैक कॉटन सॉइल में, है ना, क्योंकि वहाँ पे मोन्टमोरनाइट मिनरल्स रहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन से वाले मिनरल रहते हैं, मोन्टमोरनाइट मिनरल्स। तो ये वाली, फिर इसके बाद कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल की कंडीशन कैसी है, अच्छे से कॉम्पैक्ट हुई है कि नहीं हुई है, तो इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कि आपका जो फुटिंग है ये किसके ऊपर, प्रेशर किसके ऊपर बीनीथ द फुटिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिजिडिटी ऑफ फुटिंग, सॉइल टाइप के ऊपर और कंडीशन ऑफ सॉइल के ऊपर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वंस द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन। अगर हमें क्या पता चल जाए, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए इन डैश नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, डैश इन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या आ जाएगा, अगर वंस द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन तो क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, बेंडिंग प्रेशर, नन ऑफ द मेंशंस। तो इसका आंसर आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अगर आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है इन कन्वेंशनल डिज़ाइन अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी शुड बी टेकन स्मॉलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। कन्वेंशनल डिज़ाइन, अगर हम कन्वेंशनल डिज़ाइन करते हैं, है ना, किसी भी बेयरिंग कैपेसिटी के लिए, तो ये इसकी वैल्यू, इसकी जो स्मॉलर किसकी क्या कह रहा है, इन द कन्वेंशनल डिज़ाइन अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी शुड बी टेकन स्मॉलर देन। जो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी है डिज़ाइन के टाइम, आप जो बेयरिंग कैपेसिटी लेंगे ये किससे कम होनी चाहिए, किस वैल्यू से कम होनी चाहिए आपकी बेयरिंग कैपेसिटी। पहला क्या है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि हाँ इतने पे हमारा जो सॉइल है ये कैसा है, सेफ है। अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि हाँ यहाँ तक कोई भी फेलियर नहीं होगा, हमारी सॉइल क्या कर सकती है, इतने प्रेशर को बेयर कर सकती है, तो वो हो जाएगा अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर, है ना। नेक्स्ट ये इनमें से कुछ नहीं होगा, है ना। द प्रेशर इंटेंसिटी बीनीथ द फाउंडेशन, नहीं,
नेक्स्ट वो कह रहा है 26 में क्या कह रहा है, इन द कोहेसिव सॉइल द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द फाउंडेशन इज, फाउंडेशन के नीचे आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, या नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आंसर हो जाएगा आपका लीनियर, है ना, एक जैसा। ये आपका जो आपका नीचे यहाँ पे बीनीथ में प्रेशर है, अगर ये नॉन लीनियर हो जाएगा तो फाउंडेशन एक साइड से सेटल डाउन हो जाएगी और आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है व्हेन डू स्टेप फुटिंग आर यूज्ड इन फाउंडेशन। स्टेप फुटिंग का हम यूज़ कब करेंगे फाउंडेशन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कब करोगे, जब डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम आर लॉन्ग, अगर आपके कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो आप कौन सी वाली फुटिंग यूज़ करोगे, स्टेप फुटिंग यूज़ करोगे उस कंडीशन में। अगर कम हो जाएगा तो कंबाइंड फुटिंग करेंगे, है ना, अगर कम हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कौन से वाले करोगे, कंबाइंड फुटिंग करोगे। अच्छा, इसमें ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, नेक्स्ट आगे मैं बता दूंगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वो कह रहा है द टोटल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग इन क्ले इज कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट। देखो, अगर आप टोटल सेटलमेंट की बात करते हो तो टोटल सेटलमेंट में आपके कितने कंपोनेंट्स को आप कंसिडर करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 कंपोनेंट्स को कंसिडर करोगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं, वहीं मैं आंसर दूंगी। नेक्स्ट वो कह रहा है द कंपोनेंट SC यूज्ड इन द टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले रेफर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप अगर SC की बात करें तो टोटल सेटलमेंट इन क्ले किसके ऊपर, इनमें से किसके ऊपर किसको रेफर करोगे या किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेटलमेंट इन क्ले ये डिपेंड करता है आपका कंसोलिडेशन सेटलमेंट के ऊपर। क्ले की जब भी बात करोगे, टोटल सेटलमेंट इन क्ले की बात करोगे तो आप किसको प्रेफर करोगे, कंसोलिडेट सेटलमेंट को। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द इमीडिएट सेटलमेंट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन। जो अगर आपको इमीडिएट सेटलमेंट निकालना है तो कौन से वाली थ्योरी से आप उसका इमीडिएट सेटलमेंट निकाल सकते हो। तो इमीडिएट सेटलमेंट को निकालने के लिए हम जो हमारी तरज़ाकी की थ्योरी रहती है, या इमीडिएट सेटलमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तरज़ाकी की थ्योरी का यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू QB, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ES इंटू IW, है ना, इसको याद रख लेना। IW क्या है आपका, जो भी वाटर का। नेक्स्ट वो कह रहा है द इन्फ्लुएंस फैक्टर, फॉर्मूले बिल्कुल ज़रूर से याद कर लेना, ये फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। SI इज इक्वल टू QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ES इंटू IW, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ रिजिडिटी इज स्क्वायर फुटिंग इज। इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना होता है स्क्वायर फुटिंग के केस में, रिजिड स्क्वायर फुटिंग के केस में। तो जो आपका इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है रिजिड फुटिंग के केस में वो होता है कितना, आपका 8.2 होता है। तो ये कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है, कई बार ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सा वाला IS कोड यूज़ होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस, इसके पहले वाले आपके जो भी आपने यूनिट्स करी हैं या इसके पहले जो आपका टेस्ट हुआ है तो उसमें दिया है कि IS कोड के बारे में मैक्स टाइम पूछता है, तो इसमें यूज़ होता है IS 8009 या IS 8009। पार्ट कौन सा है, ये है पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 1976। तो ये आप याद रखेंगे कि आपका जो भी फुटिंग है, फुटिंग या इन्फ्लुएंस फैक्टर या फुटिंग के डिज़ाइन के लिए कौन सा वाला IS कोड को यूज़ कर रहे हैं, IS 8009 पार्ट 1 1976। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मैं इस कोड को क्या कर रही हूँ, इंक्लूड कर रही हूँ। नेक्स्ट वो कह रहा है 32 में अ कंबाइंड फुटिंग मे बी रेक्टेंगुलर इन शेप इफ़ बोथ द कॉलम कैरिंग। रेक्टेंगुलर कब करोगे, जब इक्वल लोड लग रहा है तो रेक्टेंगुलर करोगे कंबाइंड फुटिंग में।
अगर रेक्टेंगुलर कब यूज़ करोगे, अगर इक्वल लोड है ना, मतलब कि अगर एक कॉलम पे जितना लोड आ रहा है अगर उतना ही लोड दूसरे कॉलम पे आ रहा है, उस कंडीशन में हम क्या कौन सा वाला रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करेंगे, कंबाइंड फुटिंग का। अगर अनइक्वल आएगा तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप। अगर अनइक्वल की कंडीशन में हम कौन सा यूज़ करते हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप का यूज़ करते हैं या ट्रेपेजॉइडल शेप की डिज़ाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द डिज़ाइन ऑफ रिजिड रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द। आप जो रेक्टेंगुलर रिजिड कंबाइंड फुटिंग यूज़ करते हो, है ना, वो क्या डिटरमाइनिंग द, उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप डिटरमाइन कर सकते हो या आप किस हिसाब से आप इसको बोल सकते हो कि आप रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग दोगे, जो भी आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम है ना, जो भी आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसको डिटरमाइन करोगे या इसको रखोगे या इसका डिज़ाइन करोगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इफ़ द इंडिपेंडेंट स्प्रेड फुटिंग ऑफ टू कॉलम आर कनेक्टेड बाय बीम इज कॉल्ड। अगर दो इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, ये दो आपके इंडिपेंडेंट कॉलम है, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, इस पर अगर इन दोनों को आप एक बीम से कनेक्ट कर दो तो इसको हम कौन सा वाला फुटिंग कहेंगे, तो कौन सा वाला फुटिंग कहेंगे, इसको हम कहते हैं स्ट्रैप फुटिंग। कंबाइंड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रैप फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग को एक बीम से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसको हम कह रहे हैं स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम स्ट्रैप ऑफ सॉइल यूजिंग द स्ट्रैप फुटिंग। तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है ना। आप ट्रू ट्रांसमिशन ऑफ लोड की कंडीशन में, किस कंडीशन में, स्टेप फुटिंग की बात करें तो स्टेप फुटिंग में अगर आप ट्रांसमिशन ऑफ लोड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा सी, पार्शियली ट्रांसफर टू लोड। देखो जो सॉइल है ये क्या रहती है, इस कंडीशन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम स्टेप टू सॉइल यूज्ड इन स्टेप फुटिंग। देखो स्टेप फुटिंग में ये जो आपका सॉइल रहता है ना, ये सॉइल कैसा रहता है, इरेक्टेबल रहता है ना, ये सॉइल कैसा रहता है, इरेक्टेबल रहता है। तो इरेक्टेबल रहने के कारण इसमें कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है ना, जो पार्शियल कॉम्पैक्शन वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियल ट्रांसफ़र टू लोड। ठीक है, पार्शियली ट्रांसफ़र टू लोड आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, द फाउंडेशन दैट इज़ यूज्ड व्हेन द सॉइल मास इज सफिशिएंटली इरेक्टेड। अगर सॉइल, ये देखो यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है ना, अगर सॉइल मास सफिशिएंटली इरेक्टेड होगा उस टाइम पे आप कौन सा वाला फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था कि जो आपका इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये वाली जो आपका स्टेप फुटिंग रहती है तो इसमें पार्शियली जो आपका इरेक्टेड सॉइल रहता है, इस कंडीशन में आप स्टेप फुटिंग को यूज़ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि सेटलमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता। अगर इरेक्टेड सॉइल है तो इसमें कॉम्पैक्शन अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में आप यूज़ करोगे मैट फुटिंग को। मैट फुटिंग उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, बेस्ट फुटिंग कहलाएगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, यूजुअली राफ्ट फाउंडेशन आर डिजाइंड एज। राफ्ट फाउंडेशन को कभी देखा है, राफ्ट फाउंडेशन में क्या करते हैं, एक पूरा ऐसा जाल टाइप का या रेनफोर्समेंट टाइप का आप पूरा बिछा देते हो, इसके ऊपर आप कॉलम वगैरह यहाँ पे खड़े करते हो। तो अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस या हैवी लोड बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं हम, राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर आपको बनाना है कमर्शियल बेसिस पे तो उस कंडीशन में, ब्लैक कॉटन सॉइल है उस कंडीशन में हम राफ्ट फुटिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लैट स्लैब की तरह एक्ट करता है, एक पूरा स्लैब दे देते हो। स्काई स्क्रैपर्स की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि पाइल फाउंडेशन देते हैं स्काई स्क्रैपर में, तो पाइल फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे एक राफ्ट फुटिंग भी दी जाती है। राफ्ट फुटिंग और पाइल फाउंडेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज़ करा जाता है स्काई स्क्रैपर डिज़ाइनिंग में। तो देखना इसके ऊपर कुछ वीडियो मैंने बताऊंगी जब मैंने आपका अर्थक्वेक डिज़ाइनिंग का
आप अगर मेरा वीडियो देखोगे ई टैप्स का तो उसमें मैंने बताया कि दोनों का कॉम्बिनेशन हमने करके यहाँ पे डिज़ाइन करा है स्काई स्क्रैपर को। नेक्स्ट मैं बात करूँगी 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेट ऑफ राफ्ट फाउंडेशन इज नॉट कंसिडर्ड इन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग बिकॉज। हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में क्या वेट ऑफ राफ्ट फाउंडेशन को नहीं क्या कंसिडर करके चलते हैं, तो क्यों नहीं करके चलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ए, वेट इज कैरिड बाय सब सॉइल। जो भी इसका वेट है ये कौन कैरी कर लेगा, सब सॉइल। देखो राफ्ट फाउंडेशन में ऑलरेडी आप इतना सारा रेनफोर्समेंट और एक स्लैब की तरह वहाँ पे पुट कर देते हो कि जो भी आपका वेट है ये कौन कैरी कर लेता है, सब सॉइल ही कैरी कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 39 पे, द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर द राफ्ट फाउंडेशन मे बी डिटरमाइंड बाय। अगर आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करना है राफ्ट फाउंडेशन के लिए तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यूज़ करते हैं स्केप्टन्स इक्वेशन या तरजागी इक्वेशन को। स्केप्टन्स इक्वेशन क्या है, स्केप्टन्स का इक्वेशन है QNF इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 0.2D अपॉन B, इंटू में हो जाएगा 1 + 0.2B अपॉन L इंटू C, है ना। एक बार में क्या है, एक बार में है आपका 0.D अपॉन B और एक बार में है 0.B अपॉन L इंटू C। तो ये याद रखेंगे, ये किसका है, स्केप्टन्स का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर हम तरजागी का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से रहता है। तरजागी में क्या हो जाता है, तरजागी में होता है 5.7, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 0.3B अपॉन L, ब्रैकेट क्लोज इंटू C। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों को याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को लर्न कर लेना, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के लिए, इसलिए इंक्लूड कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो राफ्ट फाउंडेशन का कैलकुलेशन स्केल्टन फॉर्मूला और तरजागी इक्वेशन दोनों से ही कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या कह रहा है, इन राफ्ट फाउंडेशन इफ द CG ऑफ द लोड कोइंसाइड विथ द सेंट्रॉइड ऑफ द राफ्ट द अपवर्ड लोड इज कंसिडर्ड एज। देखो अगर आपका सेंटर से कोइंसाइड कर गया है, मतलब कि जो भी आपका CG है राफ्ट का, अगर वो किससे कोइंसाइड कर जाए, वो अगर कोइंसाइड कर जाए सेंट्रॉइड ऑफ राफ्ट से, यही CG है और यही आपका सेंट्रॉइड है, दोनों एक्सिस एक ही जगह हैं, तो प्रेशर कैसा रहेगा, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म प्रेशर रहेगा उस कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म प्रेशर। तो यहाँ पे हमने आपके मैक्सिमम पूरा आपका कवर अप कर लिया है यूनिट 1 को। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते थे मैंने सबको इंक्लूड कर दिया, पूरा रिवीजन भी हो गया हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके और कम टाइम में आप प्रैक्टिस और अच्छे से आप रिवाइज कर सकें। ये सारे RGPV के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और गेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सारा पार्ट कवर अप कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइज, और मुझे कमेंट करके बताएं पेपर कैसा गया।